लेकिन एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी उसके अंदर कुछ कमियां थी, इसलिए उसकी क्रिटिसिज्म हुई। तो लिखा है वेल्थ डेफिनेशन हैज टू बी क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। कौन कौन से ग्राउंड थे? पहला, नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ। कहते हैं वेल्थ का जो मीनिंग है ना वो बहुत नैरो है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा एडम स्मिथ ने कि वेल्थ इंक्लूड ओनली मटेरियल गुड लाइक क्लोथ, ब्रेड, सिविंग मशीन। तो इन्होंने केवल इन्हीं को इंक्लूड किया जो कि आपकी जो है ना टेंजिबल थी। नॉन मटेरियल गुड जैसे सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इनको तो इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। तो इनकी डेफिनेशन में ये बहुत बड़ी कमी थी कि इन्होंने केवल मटेरियल गुड्स को ही शामिल किया। दूसरा है इनकी क्रिटिसिज्म आई सेकेंडरी प्लेस टू मैन। इन्होंने कहा प्राइमरी प्लेस पे तो वेल्थ को रखा और मैन को जो रखा वो सेकेंडरी प्लेस पे रखा, यानी जो इंसान है वो सेकेंडरी है, सबसे बड़ी चीज पैसा है। इन्होंने इस चीज को कंसीडर किया। रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। इन्होंने कहा कि जो कॉमन मैन है हु इज नॉट मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट अलोन, इन्होंने तो कहा था सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होता है, वो सेल्फिश होता है। लेकिन देखो आज की डेट में तो कॉमन मैन जो है कुछ मॉरल, सोशल, अफेक्शन और रिलीजियस कंसीडर भी तो करता है। तो इनको तो इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहा कि जो इंसान जो भी काम करता है सेल्फ इंटरेस्ट है। अब यदि कोई वॉरेन बफेट डोनेशन दे रहा है या बिल गेट्स डोनेशन दे रहा है, उनको तो कंसीडर ही नहीं कर रहा है ना। इसके अलावा बहुत नैरो डेफिनेशन है, इट इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर। ये तो केवल वेल्थ के बारे में बात कर रहा है, वेलफेयर के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा। तो इसीलिए एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है वो 1776 में तो अच्छी कही जा सकती थी, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज जो है वो इग्नोर होने लग गई और उसमें कुछ कमी आ गई। इसी के लिए फिर नई डेफिनेशन आई एल्फ्रेड मार्शल की, दैट इज कॉल्ड मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो देखिए और एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, इनकी एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में लिखी गई थी। इन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, इन्होंने कहा कि वेल्थ जो बनाई गई है ना वो इंसान के लिए है, इंसान वेल्थ के लिए नहीं है। सही है। तो इन्होंने जो इंपॉर्टेंस दी वो मैन को ज्यादा दी, वेल्थ को नहीं दी, जबकि एडम स्मिथ ने वेल्थ को ज्यादा दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि वेल्थ तो बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर के लिए है और इस बात का सपोर्ट भी बाकी जो रिनोड इकोनॉमिस्ट थे, फर्दर सपोर्टेड बाय पीगू, कैनन, बेवरेज, पेंसन, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देयर डेफिनेशन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, देयरफॉर फेमसली नोन एज वेलफेयर डेफिनेशन, क्योंकि इनका मेन कंसंट्रेशन वेलफेयर पे था ना कि वेल्थ पे था। देखो यहाँ पर ने वेलफेयर वर्ड लिखा भी है, ये वेलफेयर पे इनका मेनली कंसंट्रेशन था। तो जो एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी वो बेसिकली वेल्थ पे कंसंट्रेटेड थी और एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन जो है वो बेसिकली वेलफेयर पे है। ठीक है, तो मार्शल ने ये कहा कि ये एक सोशल साइंस है, फीचर्स की बात कर रहे हैं अपन, कि प्योरली साइंस नहीं है। ये कह रहा है इकोनॉमिक डील विद द सोशल मैन लिविंग इन अ सोसाइटी रादर देन विद अ सेल्फिश इकोनॉमिक मैन। ये कह रहा है इकोनॉमिक में जो मैन रहता है वो सेल्फिश नहीं है, वो सोशल मैन है। दैट्स व्हाई जो अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो केवल साइंस नहीं है, वो सोशल साइंस है, क्योंकि इसमें सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक मैन है वो सारी एक्टिविटी खुद के लिए नहीं करता, वो सोसाइटी के लिए भी करता है। देन स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये कहता है ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी एक नॉर्मल मैन, कॉमन मैन की बात कर रहा है जो कि एक बिजनेस लाइफ विच इज रिलेटेड टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई माइजर हो, कोई मैड हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर किसी पर्सन का हो, वो इस इकोनॉमिक्स के स्कोप में नहीं आता है। हम नॉर्मल मैन की बात कर रहे हैं। अब कोई माइजर है, कंजूस है, तो ऑब्वियस है उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग टाइप का होगा। कोई मैड है, पागल है, उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग होगा, वो नॉर्मल पर्सन नहीं है। हम केवल यहाँ नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, ऐसा एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। और स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इन्होंने कहा कि वेलफेयर की बात हो रही है और इन्होंने ये बात मानी कि वेलफेयर जो है वो टेंजिबल है और हम उसको नाप भी सकते हैं। ऐसा अजम्पशन इन्होंने लिया है कि जो भी वेलफेयर होगा, पब्लिक का वेलफेयर होगा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, वो दिखेगा, उसको मेजर किया जा सकता है थ्रू नेशनल इनकम। जो मार्शल की डेफिनेशन है वो प्राइमरी प्लेस जो है वो मैन को देती है और सेकेंडरी प्लेस वेल्थ को देती है ना, जबकि एडम स्मिथ ने वेल्थ को जो है वो पहली प्लेस दी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्शल वेल्थ इज जस्ट ए मीन टू एन एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर। कहता है कोई भी वेल्थ हो लेकिन उससे ह्यूमन वेलफेयर जो है वो होना चाहिए। फिर
मार्शल ने ये कहा कि ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप ऑफ डेफिनेशन इकोनॉमिक इज ए नॉर्मेटिव साइंस, ये कह रहे हैं बिकॉज इट सजेस्ट डिफरेंट मेजर्स फॉर प्रोमोटिंग मटेरियल वेलफेयर। कह रहे हैं कि वेलफेयर करने के लिए सजेस्ट करती है। ध्यान देना, नॉर्मेटिव साइंस किसको कहते हैं? जो आपको सजेशन देती है कि किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। तो मार्शल ने ये कहा कि ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। लेकिन अब इसकी कुछ क्रिटिसिज्म आई। क्रिटिसिज्म किसने की? नेक्स्ट राइटर है लॉर्ड रॉबिन्स। उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये वेलफेयर की जो डेफिनेशन है इसमें कुछ कमियां हैं। पहली बात तो ये कह रहा है कि वेग कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, कहते हैं वेलफेयर का आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जो आपने स्टैंडर्ड किए हैं वो वेलफेयर इज वेग एंड अनसर्टेन, वो तय ही नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर चेंजेस विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग आपका वेलफेयर चेंज होता है। प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, जैसी परिस्थिति होती है आप वेलफेयर को उस तरह से डिफाइन करने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई इसमें वेग कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का। फिर नैरो स्कोप है, इट डज नॉट इंक्लूड नॉन मटेरियल गुड्स लाइक सर्विसेज एंड प्रोफेशन को तो शामिल ही नहीं किया, आप तो केवल मटेरियल गुड्स की ही बात कर रहे हैं। और मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ इज नॉट क्लियर, कि ऑर्डिनरी लाइफ से क्या मतलब है? कि जब ऑर्डिनरी लाइफ नहीं होती यानी ड्यूरिंग द वॉर, तो उस वक्त क्या इकोनॉमी नहीं होती? तो ड्यूरिंग द वॉर के लिए इन्होंने कोई सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं की, या फ्लड या फैमाइन आ रहा है उस वक्त तो क्या इकोनॉमी नहीं होती? तो उन कंडीशंस को इन्होंने क्लियर नहीं किया, ये भी इसकी एक कमी थी। क्लासिफिकेटरी क्या है? दिस डेफिनेशन क्लासिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मटेरियल, नॉन मटेरियल, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, रादर देन एनालिटिकल। इन्होंने इसका एनालिसिस नहीं किया, केवल बांट के ही दिखा दिया कि हाँ भाई एक्टिविटी इतने टाइप की हो सकती है। फिर इन्होंने कहा कि ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जो कि हम ऊपर बढ़ के है कि ये एक नॉर्मेटिव साइंस है ना। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? ये जो है प्रॉब्लम बताता है। इट सिंपली एक्सप्लेन इन नेचर द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सॉल्यूशन नहीं देता। ऐसा लॉर्ड रॉबिन्स का कहना था कि इस डेफिनेशन के अंदर आपको सजेशन नहीं मिलते, केवल प्रॉब्लम ही पता लगती है, यानी उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। और इन्होंने कहा कि ये एक सोशल, नॉट ए सोशल साइंस रादर देन ह्यूमन साइंस। उन्होंने कहा कि इसको एक नया वर्ड दिया कि ये ह्यूमन साइंस है बिकॉज इज कनेक्टेड टू नेचर ऑफ ह्यूमन। तो इसको एक आप सोशल साइंस ना कहकर ह्यूमन साइंस कहें, ऐसा जो है रॉबिन्स ने कहा। ठीक है, अब भाई स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी किसको बोलते हैं? जब डिमांड जो है वो ज्यादा हो किससे? सप्लाई से। इसी को आप क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो मार्शल की थ्योरी को रॉबिन्स ने रिजेक्ट कर दिया और लियोनेल रॉबिन्स ने एक नई डेफिनेशन दी अपनी बुक में, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में, और इसकी बुक का नाम था स्कैरसिटी। जो बुक का नाम था ये था, और उसको माना गया स्कैरसिटी डेफिनेशन के नाम से। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड का मतलब होता है अनलिमिटेड वांट्स। एंड स्केयर मींस यानी रिसोर्सेज स्केयर है यानी कम है। एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्योंकि कई चीजें उनके वेरियस यूजेस हैं, जैसे लैंड को आप चाहो तो इंडस्ट्री के लिए यूज में दे दो, चाहो तो एग्रीकल्चर के लिए दे दो, चाहो तो रेजिडेंशियल फ्लैट्स के लिए दे दो। तो कहते हैं कि जमीन की कमी है, स्कैर्स जो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं फिर उनकी कमी है, और हमारी अनलिमिटेड वांट है। हम कैसे पूरा करें? इन्हीं के सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है, और इसी को कहा गया स्कैरसिटी डेफिनेशन। सही है। तो स्टुटपोस्की ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, कि आप अपने स्केयर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो वेरियस राइटर ने अपने अपने पॉइंट इसके लिए दिए हैं। तो रॉबिन्स कहता है कि इसके फीचर क्या हैं आपकी डेफिनेशन के? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये कहता है कि ये सोशल साइंस नहीं है, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, जिसमें कि एक ह्यूमन को चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उसके अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उसके जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो क्या हैं? लिमिटेड हैं, और जो उनके वेरियस यूजेस हैं तो उसमें उसको चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है। फिर उन्होंने कहा रॉबिन्स ने लिमिटेड मीन्स हैं, यानी ह्यूमंस वांट अनलिमिटेड है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स हैं वो लिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स और अनलिमिटेड ऑब्वियस है, एक वांट जैसे सेटिस्फाई होती है दूसरी वांट इमर्ज हो जाती है, तो एक के बाद एक वांट आती जा रही है, तो वो तो अनलिमिटेड है, जबकि आपके रिसोर्सेज क्या हैं? वो लिमिटेड है।
ऑल्टरनेटिव यूजेस और मीन वही चीजें रिपीट हो रही हैं। लैंड का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, काफी सारे यूजेस हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अर्जेंसी के हिसाब से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपको चॉइस करना पड़ेगा, मेक अ चॉइस कि हाँ भाई आप अपनी कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई करें। वही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई कि हाँ भाई आप इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, क्योंकि काफी सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको प्रायोरिटी देते हो और किस तरीके से अपनी वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे आप सेटिस्फाई करते हो। लेकिन अब इन्होंने दूसरों की तो कमियां निकाल दी, लेकिन इनकी खुद की डेफिनेशन में भी कुछ कमियां थी। क्या थी? अब क्रिटिसिज्म में अपन देखते हैं कि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसमें वेरी वाइड स्कोप। क्या कहता है? द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी इज वेरी मच कॉमन इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो फिर आपने क्या स्पेशल दिया? ये तो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम तो हर इकोनॉमी में, हर ह्यूमन की लाइफ में। ऐसे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तरफ तो रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक इज न्यूट्रल, कि इसका न्यूट्रल है, किसी साइड में नहीं है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये चॉइस मेकिंग है। तो फिर ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? तीसरा, स्कैरसिटी इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एकमात्र रीजन, वन एंड ओनली रीजन स्कैरसिटी नहीं है। इकोनॉमी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि आप रिसोर्सेज का जो यूज है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। रिसोर्सेज कम नहीं हो, खूब हो, आप उनका ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हो। तो स्कैरसिटी इज नॉट ओनली द वन प्रॉब्लम आर मेनी मोर ऑल्सो। इकोनॉमिक इज नॉट ओनली ए पॉजिटिव साइंस, कहता है कि ये केवल पॉजिटिव साइंस नहीं है, ये नॉर्मेटिव साइंस भी है। तो ये तो कह रहा था कि एक पॉजिटिव साइंस है, तो ये भी गलत हो गया। इकोनॉमिक इज नॉट मेयरली ए वैल्यूएशन थ्योरी, लिखा है इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली थ्योरी ऑफ चॉइस मेकिंग एंड वैल्यूएशन, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ये ह्यूमन वेलफेयर के बारे में तो सोचेगी, केवल यही थोड़ा है कि आप चॉइस मेकिंग करते रहो, उससे वेलफेयर भी हो रहा है या नहीं। चॉइस तो किसी की कोई गलत भी तो हो सकती है, उससे वेलफेयर भी तो होना चाहिए। तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म था। देन सबसे लास्ट में आपकी नंबर 4 आई ग्रोथ डेफिनेशन। सबसे पहले आई थे एडम स्मिथ, उसके बाद आपकी आई एल्फ्रेड मार्शल, उसके बाद आई रॉबिन्स, और इन सबको मिलाकर एक डेफिनेशन बनी ग्रोथ डेफिनेशन। ये बनाई मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लाइक सैमुअलसन, बेनहम, फर्ग्यूसन, केन्स, इन सब ने। बेसिकली इसमें सैमुअलसन की डेफिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा कंसीडर की जाती है। इसने क्या किया, उनके सभी फीचर को मिला दिया, यानी वेल्थ भी ले ली, आपका वेलफेयर भी ले लिया, और आपकी जो स्कैरसिटी है वो भी ले ली, और उन सबको जोड़कर एक नई डेफिनेशन जो है वो बना दी। यहाँ प्रोफेसर सैमुअलसन की डेफिनेशन दी गई है कि इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। तो ये मैन एंड सोसाइटी का कॉम्बिनेशन विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। भाई मनी और मनी के साथ भी हो सकती है, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अपन देख रहे हैं इसमें। एक तरीके से अपन ये कहें कि सोशल एक्टिविटी वो भी देख रहे हैं। कैसे अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस का रिसोर्स का यूज करते हैं, और किस तरह से कंजम्पशन और फ्यूचर अमंग पार्टी पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी में हम उसका यूज करते हैं, वो सब चीजें जो इन्होंने शामिल कर ली। तो इसको कंक्लूड करता हूं मैं फीचर्स में कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइजेस ड्यू टू अनलिमिटेड वांट एंड स्केयर रिसोर्सेज, ले लिया इसने रॉबिन से। इन ऑर्डर टू मीट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूज प्रॉपरली। वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज किया जाए, ये भी वहीं से आ गया। और इकोनॉमिक इज नॉट ओनली कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट इट शुड आल्सो सजेस्ट, यानी ये नॉर्मेटिव भी होनी चाहिए और पॉजिटिव साइंस भी इसके अंदर होनी चाहिए। तो इसने सभी को लिखा है, दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड टू बी फ्लॉलेस एंड फाइनल एज इट कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, है ना। इसमें वेल्थ भी आ गई, इसमें वेलफेयर भी आ गया, इसमें स्कैरसिटी भी आ गई, और इसमें ग्रोथ भी आ गई कि भाई वेलफेयर हो से ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखो आगे अपन चलते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। कि इकोनॉमिक्स को साइंस माना जाए क्या? भाई सही बात है, हर चीज के साइंस में रूल होते हैं। भाई 2 हाइड्रोजन लो, 1 ऑक्सीजन लो, H2O बना लो, बन जाएगा पानी, तो इसके रूल हैं। तो क्या इकोनॉमिक्स के भी रूल हैं? कहा जी, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप यहाँ भी है, जैसे प्राइस एंड डिमांड का, कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह से यहाँ भी रूल हैं। लेकिन सम इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वो कहते हैं नहीं, इतनी एक्यूरेसी नहीं है जितनी फिजिकल साइंस की एक्यूरेसी होती है, क्योंकि इसके साथ ह्यूमन और सोसाइटी और जुड़ी हुई है, जिनका बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप इतना ज्यादा इसको रूल में नहीं बांध सकते, क्योंकि ह्यूमन का नेचर अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन
चेंज होता रहता है। तो इसीलिए सो इकोनॉमिक्स इज एन इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस है ये आपकी। इसमें क्या है कि दो टाइप के नेचर हैं, एक तो है इकोनॉमिक एज ए पॉजिटिव साइंस, एक है इकोनॉमिक एज ए नॉर्मेटिव साइंस। तो इसको याद करने का तरीका देखो, मैं आपको बताता हूं। पॉजिटिव साइंस, इसका पी पकड़ लो, पी का मतलब है प्रॉब्लम। क्या है? प्रॉब्लम। वो साइंस जो आपको प्रॉब्लम बताती है, व्हाट इज, है ना, ये नहीं बताती, नॉट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए ये नहीं बताती, ये व्हाट इज बताती है कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, आपकी महंगाई की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, वो बताएगी। उसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए वो नहीं बताती। तो इसीलिए लिखा है कि पॉजिटिव इकोनॉमी डील विद क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वाई प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग, ये बताएगा। इनको कैसे दूर किया जाए वो नहीं बताता, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव साइंस। जबकि नॉर्मेटिव साइंस जो होती है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। तो पी फॉर प्रॉब्लम याद कर लो, नॉर्मेटिव का सॉल्यूशन देती है, यानी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या एथिकल एंगल होने चाहिए, क्या जजमेंट होना चाहिए, क्या डिसीजन होना चाहिए किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो ये आपकी क्या कहलाती है? नॉर्मेटिव साइंस। सही है। नाउ लास्ट पेज पे अपन आते हैं। देखिए अपन ने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पढ़ा, तो रॉबिन्स जो थे उन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स को प्योरली एक पॉजिटिव साइंस माना था, जबकि मार्शल एंड पीगू जो थे उन्होंने उसको बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों माना था। और आज के जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि वो एक नॉर्मेटिव साइंस है। तो अलग अलग राइटर्स ने, रिनोड इकोनॉमिस्ट ने इसको अलग अलग एंगल से देखा, इसीलिए इनके अजम्पशन अलग अलग हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव साइंस प्रॉब्लम बताती है और नॉर्मेटिव साइंस उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एज एन आर्ट। तो साइंस हमें रूल देता है और इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट देती है कि किस तरीके से उन रूल्स का यूज करते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लिया जाए, मैक्सिमम वेलफेयर जो है वो लिया जाए। इसीलिए इकोनॉमिक क्या है? एक आर्ट है। तो क्योंकि लिखा है सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट इज गिवन एंड दस एज अपोज टू साइंस विच इज थ्योरेटिकल, आर्ट इज प्रैक्टिकल। Keeping in view of the above interpretation, we can easily say that economics is an art। कहते हैं कि अब उन रूल्स का किस तरीके से यूज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। देखो आर्ट उसको कहते हैं जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो देखिए जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस और आर्ट दोनों हैं, ये कंक्लूजन निकलेगा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन मैथोलॉजी एंड आर्ट इन एप्लीकेशन। इस लाइन को आप अच्छे से याद कर लो कि मेथोडोलॉजी में तो साइंस है क्योंकि काफी सारे रूल हैं, लेकिन अप्लाई करने में इसमें आर्ट है क्योंकि आपको इसमें ह्यूमन के वेलफेयर और ह्यूमन के सेटिस्फेक्शन को इन्वॉल्व करना पड़ता है। सही है। तो इकोनॉमिक इज ए साइंस इन मेथोडोलॉजी एंड आर्ट इन एप्लीकेशन। पॉल सैमुअल्सन ने इसके लिए एक लाइन की है, इकोनॉमिक इज द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स। आर्ट्स में तो ओल्डेस्ट है, एंड न्यूएस्ट इन द साइंस, इंडीड द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। तो एक अच्छा सेंटेंस सैमुअल्सन ने इसके लिए दिया है। और लास्ट कॉन्सेप्ट इसके लिए आता है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सही है। तो इसमें बेसिकली आपका क्या है कि रैगनार फिस्क ने 1933 के अंदर इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया था। रैगनार फिस्क, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग है रैगनार फिस्क। उन्होंने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा, माइक्रो एंड मैक्रो। अब माइक्रो जो है वो है इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स को देखना, आई फॉर इंडिविजुअल, और मैक्रो ए फॉर एग्रीगेट। तो इकोनॉमी एज ए होल देखना, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है कि माइक्रो इंडिविजुअल की स्टडी करती है और मैक्रो एग्रीगेट की यानी एज ए होल स्टडी करती है, ठीक है। इसके जो बेसिकली टूल्स हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई, जबकि इसके हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो इसमें बेसिकली दो तीन डिफरेंस आपसे पूछेगा, मैंने दो आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, आप इनको अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा भी है कि माइक्रो इकोनॉमिक डिटरमाइन द आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म के लिए, जबकि ये एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस बताता है पूरी इकोनॉमी के लिए। तो ये एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी हो रही है, ये होल इकोनॉमी की स्टडी हो रही है। बाकी जब आप माइक्रो और मैक्रो पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा डिफरेंस इसके समझ में आएंगे। सही है। तो ये आपका टॉपिक हुआ चैप्टर नंबर 1, प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपके बनते हैं, वेरियस राइटर्स के फीचर्स आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा किसी राइटर की, किसी इकोनॉमिस्ट की क्रिटिसिज्म पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें
एक तो नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस का डिफरेंस या मीनिंग, और एक आपका इकोनॉमी जो स्टेट्स इकोनॉमी है वो साइंस है या आर्ट्स है और या दोनों हैं, वो एक क्वेश्चन, और एक माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। ये 3-4 चीजें जो है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।